नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर हूँ इस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है वो तमाम अहम खबरें जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हैं उनकी तह तक हम पहुंचे, उनकी गहराई आपको बताएं, उनके मायने आप तक पहुंचाएं। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स और हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। राजस्थान का रुख करेंगे। पहले राजस्थान में जेजेपी ने अपने 25 उम्मीदवार उतार दिए हैं और सभी उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थानी जेजेपी का साथ दें, सभी मिलकर लाएंगे परिवर्तन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने 25 मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। सभी उम्मीदवारों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन भर दिए। ये सभी उम्मीदवार जेजेपी के चुनाव निशान चाबी पर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, राज्य मंत्री अनूप सिंह धानक और हरियाणा के कई जेजेपी विधायकों की मौजूदगी में सभी प्रत्याशियों ने विशाल रोड शो और जनसभा करके अपना अपना नामांकन भरा। सोमवार को हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के भरतपुर विधानसभा से जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मोहन चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने वहां बड़ी भारी भीड़ से आह्वान किया कि वो जेजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताएं। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि राजस्थान की जनता जेजेपी का साथ दे, हम सब मिलकर प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे। इससे पहले कि इस खबर की तह तक पहुंचे, आइए आपका तारुफ कराते हैं अपने तमाम ब्यूरो हेड्स और हमारे सीनियर साथियों के साथ। आइए रुक करते हैं हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव शफात, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल, राजस्थान का रुख किया हमने सबसे पहले और आपके पास आएंगे इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान में अपने 25 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सभी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और पार्टी का दावा है कि ये सभी उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं और अपनी अपनी सीट पर काबिज होंगे। जेजेपी के इस भरोसे पर क्या कहेंगे अनिल? देखिए मुमताज, आप खुद भी देख सकते हैं कि जो एक हरियाणा की राजनीतिक दल है, प्रदेश का जो राजनीतिक दल है जेजेपी, महज 4-5 साल पुरानी पार्टी और 4-5 साल पुरानी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो अपने आप में ही एक बड़ी बात हो जाती है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत जेजेपी की जितनी भी तमाम बड़ी लीडरशिप है हरियाणा की, वो सारी की सारी राजस्थान में डटी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो जेजेपी के तमाम नेता है जोर आजमाइश कर रहे हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जहां आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के, वहां पर जेजेपी की तरफ से अपने 25 उम्मीदवार उतारे जाते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। और कुछ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि क्या पता ऐसा हो कि जो चुनावी परिणाम आए उसमें किसी भी दल को बड़ा मैंडेट न मिले। इसी को देखते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उम्मीद है कि जो राजस्थान विधानसभा का जो ताला इस बार जेजेपी की चाबी से खुलेगा। खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जहां जहां पर वोट मांगने जाते हैं यही अपील करते हैं कि इस बार जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव है जेजेपी की चाबी से खोला जाए। और जो 25 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, इसमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जेजेपी की तरफ से जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं राजस्थान में, उन उम्मीदवारों को टिकट जेजेपी की तरफ से दिया गया है। हालांकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो जेजेपी की तरफ से उनको टिकट दे दिया गया। क्योंकि राजस्थान के अगर चुनावी समीकरणों की बात करें, राजस्थान में भले ही टक्कर आमने सामने की बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन जो छोटे दल है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं एक करिश्मा कर सकते हैं। कुछ विधायक वो भी ला सकते हैं। हम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की बात करें, जेजेपी भी इसी उम्मीद में बैठी हुई कि उनके भी कुछ विधायक आएंगे। और जेजेपी का मानना है कि जब चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री होते थे उस वक्त वो सीकर से सांसद होते थे, तो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल का राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक होता था। और उस बड़े वोट बैंक को भुनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब मैं इन 25 उम्मीदवारों की बात करता हूँ मुमताज, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें कई उम्मीदवार तो ऐसे जो पूर्व विधायक रह चुके। सबसे पहले कामा विधानसभा सीट की बात करता हूँ, जहाँ से बीजेपी की नोक्षम चौधरी चुनावी मैदान में है, क्योंकि कामा
पनामा एक मुस्लिम बहुल सीट, और वहां पर कहीं ना कहीं जो धार्मिक और जो जाति के समीकरण होते हैं वो काफी मायने रखते हैं। जेजेपी की तरफ से यहाँ पूर्व विधायक को टिकट दिया गया, जो जेजेपी की तरफ से यहाँ पूर्व विधायक को यहाँ से टिकट दिया गया है। वहीं अगर जो दूसरे उम्मीदवारों की बात करें, फिलहाल जो शमशुल हसन है पूर्व विधायक रह चुके हैं, जेजेपी ने इनको यहाँ पे टिकट दिया है और कहीं ना कहीं जेजेपी सीट से भी उम्मीदें पाली हुई। इसके अलावा जो जेजेपी के राजस्थान के अध्यक्ष है उनको भी विधानसभा टिकट दिया गया, पृथ्वीराज मील को। पृथ्वीराज मील सूरतगढ़ से चुनाव मैदान में, वहीं डॉक्टर रीटा सिंह जेजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष दातारामगढ़ से टिकट चुनाव लड़ रही है। अगर रीटा सिंह की बात करें, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आती है, इनके परिवार में कई बार विधायकी रह चुके, तो कहीं ना कहीं जेजेपी को इस सीट से भी काफी उम्मीद है। यानी जेजेपी की तरफ से जो टिकट दी गई, जो वहाँ के जो जाति के समीकरण वहां पर साधे गए हैं। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं टिकट तो बीजेपी कांग्रेस से मांग रहे थे, उनको वहां पर टिकट नहीं मिली, तो जेजेपी ने यहाँ पर टिकट दिया। और जेजेपी का ये मानना है कि अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, कोई भी पार्टी सत्ता की जो बहुमत का जो आंकड़ा वहां तक नहीं पहुंचती, ऐसे में अगर जेजेपी के कुछ विधायक आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं निसंदेह फिर जो राजस्थान विधानसभा की चाबी है जेजेपी के पास होगी। दुष्यंत चौटाला इसी उम्मीद के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। देखते हैं जेजेपी का भरोसा कितने आगे तक जेजेपी को राजस्थान में लेकर जाएगा। इस बीच हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का। आज चंडीगढ़ में रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 3 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे सीएम। दोपहर बाद फॉरेस्ट विभाग की बैठक लेंगे और कई अहम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 3 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद दोपहर बाद फॉरेस्ट विभाग की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है चंडीगढ़ में और उसके बाद फिर फॉरेस्ट महकमे के साथ उनकी बैठक होगी। जान सकते हैं 3 जिले कौन कौन से हैं जितेंद्र, किस लिए ये बैठक की जा रही है, और उसके बाद जो फॉरेस्ट महकमे के साथ बैठक की उस हवाले से भी तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल मुमताज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जहां पहले जो बैठकें हैं वो लोकसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ली जा रही थी, तो अब जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक लेने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री इसी प्रकार से जो अलग अलग जिले के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठक करते हैं। एक फीडबैक इस प्रकार की बैठकों के अंदर लिया जाएगा। हालांकि अभी कौन कौन से जिले हैं इसकी जानकारी भी जो है जैसे ही ये बैठक शुरू होगी उसको लेकर के सामने आ जाएगी, और जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी एक बैठक जो है इसके अलावा रखी गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि अपने आप में जहां एक और जनसंवाद के जरिए नब्ज टटोलने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठ करके उनकी नब्ज टटोलने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनावी जो समर है उसके अंदर किस प्रकार की रणनीति जो है वो बनाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बैठकें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में ही है, जहां पहले 3 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोपहर बाद फॉरेस्ट विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, और इस बैठक के अंदर भी तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश फॉरेस्ट विभाग से के संदर्भ में दिए जाएंगे। और क्योंकि वन क्षेत्र जो है उसको जो है वो बेहतर तरीके से आगे किस प्रकार से डेवलप किया जाए, और मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें जहां हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो वहां दूसरी तरफ अगर इस पर कोई बड़ा वार कर सकता है, इसमें कोई कमी ला सकता है, तो वो हमारे जो वन क्षेत्र है, वन संपदा है, वही कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने वाला है, और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और इसको लेकर के क्या कुछ नीतियां जो है वो बनाई जाए, जहां इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा, तो वही मुख्यमंत्री अपनी तरफ से आधिकारिक दिशा निर्देश देने का काम भी इस प्रकार की बैठकों के अंदर आमतौर पर देखने के लिए जो है करते हैं। जितेंद्र, एक और अहम खबर है हमारे पास, आप बने रहे हमारे साथ, उस पर भी आपका रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि कल पिंजौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ करेंगे। देवभूमि हिमाचल का गेटवे है पिंजौर, पर्यटन के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मोरनी के बाद टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा। हथनीकुंड बैराज से मुख्यमंत्री वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ करेंगे। टिक्कर ताल के बाद हथनीकुंड बैराज के तौर पर पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए नया स्थान मिलेगा। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, कल सीएम मनोहर लाल हॉट एयर बलून एक्टिविटी का आगाज करेंगे पिंजौर से, जो नया टूरिज्म स्पॉट बनने जा रहा है। इस हवाले से क्या अपडेट है जितेंद्र आपके पास, कितना अहम है हरियाणा टूरिज्म के लिए?
देखिए बिल्कुल लगातार जो अब हरियाणा में पर्यटन को बढ़ाने को लेकर के सरकार जो है वो कार्य कर रही है, और इसको लेकर के जो स्पोर्ट्स है या फिर इस तरीके की जो आसमानी जो एक्टिविटी है उनकी अगर हम बात करें तो उनको बढ़ावा देने से ही कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो एडवेंचर पसंद करने वाले जो युवा है, वो कहीं ना कहीं इस ओर आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में हॉट एयर बैलून की शुरुआत जो है वो पिंजौर से की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल सुबह यहाँ पर पहुंचेंगे और इसकी शुरुआत जो है होते हुए नजर आएगी। इसी के बाद हथनी कुंड बैराज वो पहुंचेंगे जहां पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री का जहां आज का शेड्यूल चंडीगढ़ का है, तो कल पिंजौर और उसके बाद हथनी कुंड बैराज और यमुनानगर के अंदर जनसंवाद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आएंगे। ये तमाम जो एक्टिविटीज है अपने आप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, और जो युवा है वो हरियाणा में ही इस प्रकार की जो तमाम एक्टिविटीज है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस ओर कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हिमाचल या फिर दूसरे राज्यों के अंदर जो हरियाणा के युवा हैं वो खासतौर से इस प्रकार की एक्टिविटीज से प्रभावित होकर के वहाँ टूरिज्म के नाते जो है वो ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। तो हरियाणा अपने स्तर पर ही इस प्रकार की तमाम जो एक्टिविटीज है उन्हें अपने प्रदेश के अंदर ही ला करके उन तमाम युवाओं को ये चाहता है कि तमाम इस प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो हरियाणा का युवा हरियाणा के अंदर ही कम दूरी पर ही जो है उनका लुत्फ उठा सके। इसी प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अरावली के अंदर भी टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर के एक बड़े क्षेत्र के अंदर जो है जंगल सफारी की भी तैयारी की जा रही है। यानी हरियाणा लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो हरियाणा के युवा है वो हरियाणा से अलग जो टूरिज्म के जो क्षेत्र है जो कम से कम जो इसी प्रकार के हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हरियाणा का ही रुख करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें समय और दूरी की बचत होगी। जी जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हरियाणा का फतेहाबाद सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद में AQI 422 दर्ज किया गया। अभी भी खतरनाक श्रेणी में राज्य के 14 शहर। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 और फरीदाबाद में 412 दर्ज किया गया। जींद में 381, गुरुग्राम में 383। हरियाणा के 3 जिलों में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में छोटे बच्चों की क्लासेस नहीं लगेंगी। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करें। जितेंद्र, रोजाना इस गंभीर मामले पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं, लेकिन सिचुएशन अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक है। इन हालात में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 3 जिलों में प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं ताकि छोटे बच्चों को इस खतरनाक आबो हवा से बचाया जा सके। जितेंद्र, आज के लिए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, आज के लिए अपडेट यही है कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और अब इस बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जो प्राइमरी स्कूल्स की जो फिजिकल क्लासेस थी उन्हें बंद करने के आदेश उपायुक्त की तरफ से दे दिए गए हैं। 3 जिलों के अंदर ये आदेश जो है वो जारी हो चुके हैं। हालांकि तमाम जगह ग्रेड 4 के जो नियम हैं वो लागू हो जाते हैं जब खतरनाक श्रेणी से बेहद खतरनाक श्रेणी पर जब AQI लेवल जाता है। और विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से कल ही अधिकार तमाम 14 जिलों के DCs को दे दिए गए थे। 14 जिले वो जो NCR क्षेत्र के अंदर आते हैं, और हरियाणा के अंदर लगातार जिन जिलों के अंदर प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक से बेहद खतरनाक की तरफ बढ़ रहा है। जहां कल ही अगर हम बात करें तो 3 जिलों के जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने ये फैसला किया कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यानी 5वीं तक के जो बच्चों के स्कूल्स हैं उनको फिलहाल फिजिकल क्लासेस लगाने से जो है परहेज करना चाहिए। कई जगह ये भी दर्शाया गया कि दिवाली की जो छुट्टियां हैं वो 12 तारीख तक कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जो छोटे बच्चे हैं उन पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का फैसला किया गया है। लेकिन प्रदूषण है जो लगातार अपनी ये कह सकते हैं कि चपेट को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, लगातार दम घोटू होता जा रहा है, और लोगों के लिए बड़ी जो मशक्कत है वो आंखों में जलन के तौर पर, सांस लेने में परेशानी के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। और अभी स्थिति जो है इस पर कोई काबू होते हुए नजर नहीं आ रहा है। पराली की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो पराली जलाने के जो केसेस हैं उनमें लगातार इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर से पंजाब के आंकड़ों की भी अगर हम बात करते हैं, हालांकि हरियाणा में भी लगातार इस प्रकार के आंकड़े हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब की जब तुलना की जाती है सियासी तौर पर तो एक दूसरे पर वार पर लटवार होता है,
लेकिन आंकड़ों को और सैटेलाइट इमेज को अगर हम देखते हैं तो पंजाब की के अंदर जो पराली जलाने के जो मामले हैं वो कहीं अधिक जो है वो आप नजर आते जितेंद्र हैं। देखते हैं वहीं कि इसको जो लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से अलग अलग जिलों में, वो कितने कारगर साबित होते हैं और कब तक साबित होते हैं? उम्मीद यही है कि जल्द सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इन सभी खबरों की तह तक पहुंचने के लिए। और यहां हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 275 करोड़ एमडीआर के तहत देने की घोषणा की गई थी लेकिन एक पैसा भी नहीं आया। वहीं 55 करोड़ रुपए सड़कों के लिए देने की घोषणा की गई थी। 100 करोड़ रुपए भारत सेतु बंधन योजना के तहत देने की बात हुई थी। कुछ भी लोक निर्माण विभाग को नहीं मिला है। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, केंद्र की तरफ से मदद दिए जाने को लेकर अक्सर सरकार हमलावर होती हुई नजर आई है। केंद्र सरकार पर अब कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने आंकड़ों के साथ फिर एक बार इस पर बात की है। उन्होंने बताया कि किस किस शोबे के लिए, किस किस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने कितने पैसे देने का वादा किया था लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। क्या वाकई ये फंड्स नहीं मिले हैं राज्य सरकार को अभी तक? प्रदीप, क्या सूरत हाल है, तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए, जो लोक निर्माण मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, पिछले कल उन्होंने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है, समीक्षा बैठक, क्योंकि वो हर सोमवार को जो जोन वाइज और सर्कल वाइज जो पीडब्ल्यूडी के डिवीजन है, सर्कल है, उनके साथ बैठक करते हैं, उनके अधिकारियों के साथ, और उसमें रिव्यू किया जाता है कि अभी लोक निर्माण विभाग की स्थिति क्या है, केंद्र से जो पीएमजीएसवाई के तहत योजनाएं मिली है उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, तो ये तमाम चीजें ली जाती हैं। और इसी दौरान उनका ये कहना था कि जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यात्रा के दौरान हिमाचल आए थे तो उस वक्त उन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए की योजनाएं अलग अलग में अनाउंस की थी में। तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह का आरोप है कि मैंने विभाग के अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट ली, केंद्र से कितना पैसा आया जो केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर अनाउंस किया था, तो 1 रुपया भी केंद्र से नहीं मिला है। ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया है। हालांकि हमने देखा कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, वो कई मौकों पर केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि आप तक के लिए हमें मदद नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर लोक ने अपने विभाग का जिक्र किया, उसमें जो पीडब्ल्यूडी को केंद्र सरकार से मदद मिली थी 275 करोड़ रुपए, जो कुल मिलाकर मिलना था हिमाचल को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए, जो जिला मुख्य मार्ग होते हैं उनको ठीक करने के लिए ये पैसा मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला, ये आरोप लगाया गया है। और इसके साथ भारत सेतु बंधन योजना है, उसके तहत भी लगभग 100 करोड़ देश को मिला था, जिसमें जो पुल का निर्माण भी होना था, बाकी जो सड़कों का भी काम होना है, लेकिन वो काम भी अभी तक जो है अधूरा है क्योंकि पैसा केंद्र से नहीं मिला है। 55 करोड़ रुपए का जिक्र इन्होंने किया है कि जब आपदा आई थी तो उस वक्त नेशनल हाईवे बहुत ज्यादा प्रदेश में नुकसान का हुआ और नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन 55 करोड़ रुपए इसलिए दिए जाने थे हिमाचल को कि जो ये जो नेशनल हाईवे में थे तो उसके लिए जो साथ लगते रोड है, स्टेट गवर्नमेंट जो प्रदेश के अधीन सड़कें होती हैं उसके जरिए आवाजाही की गई थी। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस आम जानकारी के लिए। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ हम रुक करेंगे अब उत्तराखंड का। दिसंबर में होगा उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और समिट के लिए धामी सरकार को कामयाबी मिली है। मुंबई में आयोजित रोड शो में करीब 30,200 करोड़ रुपए के लिए एमओयू साइन किए गए। देश विदेश के सभी रोड शो से अब तक 1.24 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइन कर लिए हैं। मुंबई में रोड शो में हिस्सा लिया था सीएम ने। आगामी 5 सालों में उत्तराखंड की जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर बने हुए हैं। राव शफात, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जब आयोजित होने का वक्त आया उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के पास एक मजबूत बैकअप हो। अभी मुंबई में उन्होंने रोड शो किया है, इस रोड शो के हवाले से तफसील से बताइए कितनी कामयाबी हासिल हुई है सीएम को, सरकार को इस रोड शो के जरिए कितने करोड़ के एमओयूज साइन हुए? देखिए, ये सफलता का एक और कदम है उत्तराखंड सरकार के लिए। और जिस तरह से देश और विदेश में रोड शो हुए हैं, निवेशकों के साथ धामी सरकार की बैठक हुई है,
और सभी बैठकों में कामयाबी मिली है। ये मुंबई का 3 दिवसीय दौरा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और ये भी बेहद कामयाब रहा। 30,200 करोड़ रुपए के इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU यानी कि साइन हुए हैं। अगर ओवरऑल देखें देश और विदेश में जितनी भी अभी तक बैठकें हुई हैं, रोड शो हुए हैं, वो चाहे बर्मिंघम में हो, लंदन में हो, जब ब्रिटेन पहुंचे थे मुख्यमंत्री दुबई में हो, आबू धाबी में हो, या फिर चेन्नई, गुजरात, अहमदाबाद और अब मुंबई में हो, तो यहाँ 1,24,000 करोड़ रुपए के अभी तक MOU साइन हो चुके हैं। और ये कामयाबी इसको कहा जा सकता है क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का तो लक्ष्य है राज्य सरकार का। जब इन्वेस्टर समिट होगी तो एक राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा था कि जो निवेशक हैं कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में पहुंचे, और इसी की कवायद के चलते राज्य सरकार गंभीर थी, आला अधिकारी गंभीर थी, और रोड शो निवेशकों के साथ जो बैठक हुई उससे पहले का ये परिणाम है कि अभी वक्त है इन्वेस्टर समिट में, लेकिन 1,24,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को मुंबई में पहुंचे थे, तो उत्तराखंड वासी जो प्रवासी लोग मुंबई में रहते हैं उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सब से मिले, और साथ ही जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की, और एक बैठक का आयोजन किया गया था निवेशकों के साथ। तो यहाँ 30,200 करोड़ रुपए की जो MOU है वो तो साइन ही हुए, लेकिन कुछ और बड़े निवेशक हैं जिनके साथ ये बैठक हुई है, और आने वाले वक्त में यानी इन्वेस्टर समिट में या इन्वेस्टर समिट से पहले पहले कुछ और अचीवमेंट राज्य सरकार कर सकती है, कुछ और MOU साइन हो सकते हैं। तो अभी तक की ओवरऑल बात करें तो राज्य सरकार सफलता की ओर बढ़ रही है, बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और अलग अलग सेक्टर में जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उन्होंने रुचि दिखाई है, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, इंफ्रा सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो, अलग अलग तरीके के जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि MOU साइन तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ धरातल पर उनको कैसे उतारा जाए, इसके लिए लगातार समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं। ऐसा नहीं कि ये तमाम जो MOU हुए हैं वो सिर्फ फाइलों तक या सिमट करके रह जाएंगे, लेकिन अब राज्य सरकार चाहती है कि जिस निवेशक के साथ भी MOU हो या करार हो, ऐसा ना हो कि निवेशक किसी वजह से परेशान होकर के वापस लौटे। राज्य सरकार ने इसके लिए निवेशकों के लिए, उद्योगपतियों के लिए 23 नीतियां बनाई है। सबसे बड़ी बात है कि नीतियों में परिवर्तन किया गया, उसके साथ ही लैंड बैंक तैयार किया गया है, उद्योगपतियों को कोई परेशानी ना हो, इससे पहले ही राज्य सरकार लैंड बैंक तैयार कर चुकी है। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग निवेशकों के लिए उत्तराखंड में दरवाजे खुले हैं, और उसी का ये परिणाम है कि आज इन्वेस्टर समिट से पहले पहले 1,24,000 करोड़ रुपए के MOU पर आज करार हो चुके हैं। जी, शुक्रिया राव शफात अली आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच दिल्ली से क्या हम खबर का रुख कर रहे हैं हम। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा का पहरा सख्त होगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों को दोहरी सुरक्षा से गुजरना होगा। पंजाब के सभी एयरपोर्ट्स पर भी यात्रियों को कड़ी सुरक्षा से गुजरना होगा। 30 नवंबर तक दोहरी सुरक्षा जांच के आदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने ये सख्त आदेश जारी किए हैं। देश विरोधी लोगों की तरफ से दी गई धमकी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा का पहरा अब कड़ा होगा। 30 नवंबर तक ये बड़ा फैसला लिया गया है। एयर इंडिया के यात्रियों को दोहरी सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। हरसिमरत पाल मेरे साथी इस खबर पर जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, दिल्ली और पंजाब के एयरपोर्ट्स पर 30 नवंबर तक सिक्योरिटी बेहद सख्त की गई है। दोहरी सिक्योरिटी चेक से गुजरना होगा। मुसाफिरीन को क्यों ये बड़ा फैसला लिया गया है? आपको बता दें कि बीते शनिवार SDF के जो मुखी हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी तरफ से एक धमकी दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 19 नवंबर को जब वर्ल्ड कप फाइनल होना है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जो है कुछ हो सकता है। उन्होंने इस तरह की धमकी दी थी। साथ ही साथ एयरपोर्ट का नाम भी बदलने के लिए कहा था, पर जैसा कि उनकी जो ये धमकियां हैं वो हमेशा गिगदड़ भपकियां ही साबित होती रही हैं, पर फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम बात करें इंडिया के लेवल पर, तो इस वजह से जो एविएशन सिक्योरिटी कंपनी है उसकी तरफ से इसे जो है सुरक्षा के मद्देनजर कड़ा पहरा लगा दिया गया है, और 30 नवंबर तक कहा गया है कि जो भी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, लोग आएंगे बाहर से, अंदर से, जहां से भी अगर किसी ने आना है या जाना है, तो इसको लेकर के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है, और उसमें कहा गया कि दोहरी सिक्योरिटी जो है वो रखी जाएगी। साथ ही साथ आपको ये बता दें, टेप यानी कि जो टेम्परेरी अथॉरिटी है, टेम्परेरी पास होता है ये यहाँ एयरपोर्ट में आने के लिए, तो उसको भी बंद कर दिया गया है फिलहाल, और जो भी सुरक्षा है उसको कड़ा कर दिया गया है। आपको बताएं
कि 19 नवंबर को वर्ल्ड कप होना है, जिसके मद्देनजर बीते शनिवार जो है एसडीएफ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके और आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी थी और साथ ही साथ कहा था कि कोई भी यहां पर ना आए। खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा था कि कोई जो व्यक्ति संबंधित है भारत से वो भी इस्तेमाल ना करे इस एयरपोर्ट का, क्योंकि वो उड़ाने वाले हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार उसके बाद से ही टीमें जो हैं वो जांच कर रही थी, पर फिर भी ऐसी प्रतिक्रिया को देखते हुए वहां पर जो इंतजामात है वो तगड़े कर दिए गए हैं और फिलहाल अस्थायी पास पर भी रोक लगा दी गई है। जी मुमताज, बहुत शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। तमाम साथी तमाम अहम खबरों की गहराई तक पहुंचे, उसके मायने हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरें भी तक के साथ।